एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय निबंध की इकाई चल रही है, जिसमें कल आप लोगों ने देखा रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध की बात की गई थी। एक कविता क्या है निबंध जो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, श्रद्धा भक्ति निबंध जो यूपीएचईएससी यानी हायर के पाठ्यक्रम में है, करुणा निबंध जो एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंधों की बात कल की गई थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो 3 निबंध आज भी होंगे। एक होगा चंदर शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज निबंध, दूसरा होगा बाल मुकुंद गुप्त का शिवशंभू के चिट्ठे, और तीसरा होगा विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। तो 3 निबंधों में से एक निबंध उठ जाग मुसाफिर जो विवेकी राय का है, यह पब्लिश है, जिसे आप लोग देख रहे हैं। बाकी धर्म और समाज, शिवशंभू के चिट्ठे, ये निबंध जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हीं लोगों को वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर जाता रहता है। भाई पेड बैच चल रहा है, बीच बीच में एक आध लेक्चर पब्लिश किए जाते हैं। इधर तो लगातार 2-3 दिनों से पब्लिश हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर डेमो चाहिए, किस तरीके का मैटर होगा, कैसी कक्षा होगी। तो जो पुराने लोग हैं या पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए पब्लिश किया जाता है कि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो ये लेक्चर आप देखने जा रहे हैं उठ जाग मुसाफिर निबंध। कल का जो वीडियो था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज, तो सारी चीज़ें आपको डेली मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध जो कि विवेकी राय का निबंध है। और आप सभी लोगों को जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि हम लोग जिस भी निबंध या जिस भी रचना की बात करते हैं तो उससे पहले रचनाकार के बारे में हम लोग ज़रूर जानते हैं, उसका संक्षिप्त विवरण जरूर यहाँ पर देखते हैं, संक्षिप्त परिचय जरूर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेकी राय जिनका जन्म 1924 और देहांत 2016 में हुआ। इनका उपनाम है कवि जी। इनका उपनाम यह भी शायद एक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। परीक्षाओं में एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया कि किसका उपनाम कवि जी है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी पहली कहानी थी पाकिस्तानी, जो कि 1954 ईस्वी में दैनिक पत्रिका आज में प्रकाशित हुई थी। यह ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। विवेकी राय ने स्वयं अपने को किसान साहित्यकार कहा है। अपने को स्वयं किसान साहित्यकार कहा है। किसान साहित्यकार। देखिए पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अलग से बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो इसलिए आप हमारा लेक्चर जब भी देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हों, अलग से बताई जा रही हैं, उसे आप लिख सकें। तो विवेकी राय ने स्वयं को किसान साहित्यकार कहा है। इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे इनका पहला जो निबंध संग्रह है वो है किसानों का देश। निबंध संग्रह इनका जो है वो है किसानों का देश। गाँवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, नया गाँव नामा, यह आम रास्ता नहीं है, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर। तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। किसी भी रचनाकार को जब आप पढ़ते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है
प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इस रचनाकार की पहली रचना कौन सी है, पहला काव्य कौन सा है, या फिर पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है, निबंध कौन सा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम विवेकी राय के निबंध की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि उनका पहला निबंध संग्रह है किसानों का देश। आप में से जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्या आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि किसानों का देश निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। नहीं पता है तो लिख लीजिए 7 निबंध संकलित हैं। अब 7 निबंध कौन कौन से? आप कहेंगे सर ये तो पूछा ही नहीं जाएगा या पूछा ही नहीं जाता है, तो इन 7 को जानने का क्या मतलब होगा, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं तो उस भ्रम को निकाल दीजिए। अभी मैंने यूजीसी नेट का पेपर हल करवाया आप लोगों को, प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का आज देखते हैं, द्वितीय पाली का कराएंगे। आप देखेंगे पाठ्यक्रम में नहीं है वो विधा, फिर भी उसकी विषय वस्तु से प्रश्न पूछा गया, उसकी पंक्तियां पूछी गई। तो इसलिए जरूर जो पहली रचना है उस पर जरूर ध्यान दें। अब यहाँ पर 7 निबंध किसानों का देश में कौन सा है जो संकलित है? मुझे लगता है कि इन 7 का नाम आपको पता होगा, लेकिन यह नहीं पता होगा कि क्या इस शीर्षक से भी निबंध है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंक्ति खूब सुना होगा, लेकिन इस शीर्षक से निबंध भी है जो किसानों का देश निबंध संग्रह में संकलित है। जैसे पहला लिख लीजिए कॉपी पर, अगर है आपके पास तो जरूर लिख लीजिए। डासत ही गई बीत निशा, डासत ही गई बीत निशा, पहला निबंध। 7 निबंध कौन कौन से हैं लिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए और महत्वपूर्ण है। डासत ही गई बीत निशा। दूसरा लिखिए रस्सी जल गई, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। तीसरा निबंध लिखें ना बाड़ा का खेती बारी, ना बाड़ा का खेती बारी, लिख लिया। चौथा लिखें देहात का दाल भात शहर का सलाम, देहात का दाल भात शहर का सलाम। पांचवा लिखें अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। छठा निबंध लिखें जहां सुमति तह संपत्ति नाना। अब आप कहेंगे कि सर इस शीर्षक से भी निबंध है। हाँ है, किसानों का देश में संकलित है, विवेकी राय का है कि जहां सुमति तह संपत नाना। सातवां निबंध लिखें हुक्का हरि को लाडीलो, हुक्का हरि को लाडीलो, लिख लिया, लिख लिया सातों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और अगर आप देखेंगे विवेकी राय के व्यक्तित्व को देखेंगे, उनकी रचनाओं में विषय वस्तु को देखेंगे, तो ग्रामीण अंचलता पूरी तरीके से, जैसे आप फणीश्वरनाथ रेणु में देखेंगे कि आंचलिकता झलकती है, वैसे ही विवेकी राय में आंचलिकता के स्थान पर ग्रामीण संस्कृति झलकती है। जैसे इन्होंने जो कहा, लिखा है इसमें किसानों का देश में कि रस्सी जल गई, जो निबंध इन्होंने लिखा कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गया, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। तो ये लिखा है उनके बारे में, ग्रामवासियों के बारे में, कि ठीक है यही दशा तो ग्रामवासियों की है कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। वो विपन्न हैं लेकिन संपन्नों से भी अधिक ऐंठ में रहते हैं। भोजन, गृह, वस्त्र, इन सब की कठिनाइयों ने उनके जीवन को जर्जर कर दिया है, किंतु वे किसी उद्योग की शिक्षा ग्रहण करने को तैयार नहीं है। गरीब हैं लेकिन अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसे खैर नहीं छिपा पाते हैं। और कहा है उन्होंने कि गरीब की गरीबी उसका काल होती है, गरीब की गरीबी उसका काल होती है।
एक और निबंध इसमें है कि ना बाड़ा की खेती बाड़ी। तो ये तो पूरा का पूरा ये बताया गया कि गांव में जो फालतू व्यक्ति है, निठल्लू है, कोई काम नहीं करने वाला है, घूमने वाला है, घूमने टहलने वाला है, उसके लिए कहा गया कि ना बाड़ा की खेती बाड़ी ना बाड़ा का जोई, थपरी बजावे बाड़ा बहपर होई। तो इस तरीके से कहा गया है। तो खैर ये तो यहाँ पर निबंध में कौन कौन से संकलित हो मैंने बताया। तो पहला अब आपको ध्यान रहेगा कि 7 निबंध इसमें संकलित है, 7 के नाम मैंने आपको लिखा दिया। आगे प्रकाशन वर्ष दे दिया है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखेंगे कि अब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह, जिसकी भूमिका की अगर हम बात करें तो कई बार चर्चाओं में भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कई बार चर्चाओं में बात आई है कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है। ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठा है और अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा, ये उन्होंने कहा है कि अगले 10 बरस के भीतर मैं कितने निबंध लिखूंगा, तो 10 निबंध लिखूंगा। विद्यानिवास मिश्र का कथन उनको याद आ जाता है कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। तो वैसे यहां पर आप देखेंगे कि उनके इस कथन से विवेकी राय ने कहा है कि मैंने निबंध लिखने प्रारंभ किए और 1 वर्ष के भीतर, मेरा 28वां वर्ष पूरा हो चुका है, मैंने अपने जीवन के 28वें वर्ष को पूरा कर लिया और इसी 28वें वर्ष में मैंने 10 निबंध लिख डाले 1 वर्ष के भीतर, जो साहित्य अमृत पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं, छप चुके हैं। और इस उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में ये हमारे 10 निबंध संकलित हैं। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बन सकता है भूमिका से। भाई बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप बहुत डीप में चले जाते हैं, भूमिका से कहाँ प्रश्न बन जाएगा। भूमिका से आपने कल मैंने समझाया आपको, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से आप देखेंगे 2-2 बार प्रश्न बन चुका है। कई रचनाओं की भूमिका आप देखेंगे, माटी की मूर्तें आप देखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी की भूमिका से प्रश्न बन चुका है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लो देखें, भूमिका से प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं जिनकी भूमिका से प्रश्न बनता है, तो यहां पर जरूर ध्यान दें। तो यहां पर यह प्रश्न बन सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह की भूमिका में विवेकी राय को किसका कथन याद आता है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र। यह भूमिका में उन्होंने जो उल्लेख किया कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो, किसका कथन है। यह उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित 10 निबंध विवेकी राय ने अपने जीवन के किस वर्ष में लिखा, तो 88वें वर्ष में लिखा। तो इनका जो 88 वर्ष है उसमें लिखा। इसके अलावा यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो साहित्य अमृत। तो कितने प्रश्न आप देखते हैं भूमिका से कितने प्रश्न बन जा रहे हैं। दूसरा यह भी बन सकता है कि इसमें जो 10 निबंध संकलित हैं, मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, उनका क्रम क्या होगा, तो मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षभ्य, उठ जाग मुसाफिर, क्रम में पूछ लिया जाएगा। तो उठ जाग मुसाफिर तीसरे स्थान पर है। केना, ग्रीष्म बहार, तत्व किम, तीन डंडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में सवाल जीवन का। तो यहां पर जो 10 निबंध हैं आप देखेंगे, ये 10 के 10 निबंध सब किस पर आधारित हैं, तो ग्राम जीवन पर आधारित हैं। वैसे विवेकी राय के निबंध को जब आप पढ़ेंगे, किसी भी निबंध को आप उठाएंगे विवेकी राय का, जिसमें ग्राम जीवन का जो चित्रण है
आप यह देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनके निबंधों की जो जड़ है, इनके निबंधों की जड़ है वो कहाँ पर मिलेगी? वो इनके उपन्यास में मिलती है। विवेकी राय के निबंधों में निबंधों की जड़ या ग्राम जीवन उपन्यासों से ही ज़्यादातर उठाया गया है। उपन्यासों में पहले इन्होंने वर्णित किया है और फिर उसी का अंश आपको यहाँ पर निबंधों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कहा जाता है कि विवेकी राय के ललित निबंधकार व्यक्तित्व का आईना है लोकऋण उपन्यास। लोकऋण उपन्यास नाम सुना है? लोकऋण, लोकऋण उपन्यास, लोकऋण उपन्यास कितने लोगों ने सुना है आप लोगों में से? लोकऋण उपन्यास विवेकी राय के ललित निबंधकार व्यक्तित्व का आईना है लोकऋण उपन्यास। लोकऋण उपन्यास लिख लीजिए, इसीलिए ऐसा बोल रहे ताकि आप लिख लें उसको। विवेकी राय के ललित निबंधकार व्यक्तित्व का आईना है लोकऋण उपन्यास। लिख लिया? मैंने कहा कि लोकऋण उपन्यास के बारे में कितने लोग जानते हैं? लोकऋण, लोकऋण उपन्यास चलिए नहीं जानते हैं तो संक्षेप में जान लीजिए, अभी तो बहुत वक्त है। इस लोकऋण उपन्यास का कथा काल अगर देखें तो यह 1971-72 का है और इसका कथा केंद्र अगर हम देखें, इसका कथा केंद्र देखें तो इसका कथा केंद्र है गाजीपुर के पास एक गांव है, गाजीपुर के पास एक गांव है रामपुर। रामपुर यह है कथा केंद्र। कथा केंद्र गाजीपुर के पास का गांव रामपुर है। अब आप कहेंगे सर इसमें लोक ऋण क्या है? जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण होता है, ऐसे लोक ऋण की बात की गई है। इसमें एक मुख्य पात्र है, इसमें जो पात्र है जिसमें मुख्य रूप से है गिरीश, जो इलाहाबाद में अध्यापन का काम करते हैं। तो वही बताया गया है, अपने गांव को जाते हैं, वहाँ रहने शुरू कर देते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है, इसका जो सार है लोक ऋण का वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों को वापस अपने गांव लौटना चाहिए ताकि वह लोक ऋण उतार सकें। पढ़े लिखे लोगों को वापस गांव लौटना चाहिए ताकि वह लोक ऋण उतार सकें, ताकि वह लोक ऋण उतार सकें। समझ में आ गया? वैसे अगर बाई द वे कभी पूछ लिया गया कि विवेकी राय का पहला उपन्यास कौन सा है, तो डायरी शैली में लिखित इनका बबूल उपन्यास है। खैर इस पर आधारित रात में जो लाइव कक्षा होगी, लाइव कक्षा में हम प्रश्न जरूर आपको करा देंगे कि इनके उपन्यास कौन कौन से, जैसे इनका बबूल उपन्यास, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समरशेष, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, देहरी के पार, वनगंगी मुक्त है, अमंगलहारी। तो ये सब, यह इनका एक डायरी है आत्मा के न्यायालय में। जानते हैं ना आप लोग, आत्मा के न्यायालय में इनका डायरी है, आत्मा के न्यायालय में। जानते हैं? अच्छी बात है। तो इसको हम लोग रात में लाइव कक्षा में करा देंगे। या इनका संस्मरण है शुद्ध मेरे शुद्ध श्रद्धे, या रिपोर्टा जुलूस रुका है, या मनबोध मास्टर की डायरी। तो ये सब इनकी जो रचनाएं हैं वो रात में लाइव कक्षा में उस पर प्रश्न करा देंगे। और इस समय अगर आप गांव क्षेत्र से हैं तो इन्होंने गांव के ऊपर लिखा है, ये आप जानते ही हैं। आम के बौर इस समय है ही हैं। फागुन का महीना तो अभी निकल चुका, पिछले महीने। तो चली फगुनाहट बौरे आम, चली फगुनाहट बौरे आम, ये इनका ललित निबंध है। ये इनका ललित निबंध है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चली फगुनाहट बौरे आम इनका ललित निबंध है। खैर अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य निबंध उठ जाग मुसाफिर पे। उठ जाग मुसाफिर निबंध में आप देखेंगे तो एक विशेष कलात्मक लय दिखाई देगा। ऐसा लगता है
कि अपने जीवन के इस लंबी यात्रा का अनुभव के हर क्षेत्र को विवेकी राय ने इसमें शामिल कर दिया है। और इसे पढ़ते हुए स्वानुभूति और सहानुभूति, ध्यान रखना क्या क्या, तो दो चीजें, स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल भी सामने आता है। लेकिन साहित्य में आप देखेंगे स्वानुभूति ही यथार्थ की अभिव्यक्ति का मानक बनती जा रही है और यह निबंध की स्वानुभूति की अभिव्यक्ति का मानक हो सकता है। इसमें लेखक के द्वारा अपने परिचित मास्टर साहब जगदीश बाबू से मिलने जाने की घटना से यह प्रारंभ होती है। इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, प्रारंभ कैसा हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कुछ इस प्रकार से है कि उनसे मिलने जाने की जो घटना है, मिलने जाने की घटना से प्रारंभ होती है। वैसे प्रारंभ में आपको यह एक तरीके से किस्सा गोई लगेगा, प्रारंभ में एक तरीके से आप देखेंगे तो एक किस्सा गोई लगेगा कि एकदम किस्सा है, कहानी के तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन अंत में पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें विचार और मंथन पर बात किया गया है, किस तरीके से दार्शनिकता की बात की गई है। तो इसमें परिचित मास्टर साहब जगदीश बाबू से मिलने जाने से रचना प्रारंभ होती है। जगदीश बाबू बीमार हैं, जिनकी आयु है 95 वर्ष। जगदीश बाबू बीमार हैं जिनकी आयु कितनी है, अब देखिए एक एक तथ्य पर आपको ध्यान देना है। जिनकी आयु है 95 वर्ष की, उनके जीवन से जुड़ी बातों और उनसे प्रथम मिलन को लेखक कुछ इस प्रकार बताता है कि जगदीश बाबू एक राष्ट्रीय स्तर के विद्या मंदिर में शिक्षक थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी पहले जान लेते हैं, फिर पूरे निबंध पर आते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताओं में शामिल है वह राष्ट्र प्रेमी है, वह गांधीवादी चिंतन को मानते हैं, वह समाज सेवी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनके प्रिय कवि कबीर हैं, वह अपने विद्यालय के प्राचार्य शरद चंद्र का सम्मान करते हैं, वह आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। तो यह मास्टर साहब यानी जगदीश बाबू की चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो चारित्रिक विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। अब इस निबंध के मुख्यांश पर आते हैं। इस निबंध में लेखक जब मास्टर जगदीश बाबू से मिलने जाते हैं तो पहले की बातें 1 वर्ष पहले भी वो जा चुके हैं और उस 1 वर्ष पहले जो बात हुई थी उसी के बारे में सोच रहे हैं कि जब पहुंचे थे तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी और अब अगर पहुंचेंगे तो फिर क्या बातें होंगी। तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापा है, इसलिए अब फिर वही बातें होंगी कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। जगदीश बाबू फिर वही कहेंगे कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होती है। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है और बुढ़ापा महान होता है। तो यह कहेंगे क्योंकि यह उनका 95 साल है जीवन का, अपने 95 पड़ाव पर है। लेकिन इस महानता को धक्का तब लगता है जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मास्टर साहब बीमार हैं और उन्हें बेहालहीन दशा में देखते हैं। बेहालहीन दशा में एकदम उनको देखते हैं। जरा तुषार भिहंता शरीर सरोजिनी, इस हाल में उनको देखते हैं। पूरा श्लोक खैर मास्टर साहब नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर भी चौकी पर वहीं पर लेटे रहते हैं। मात्र निश्चेष्ट अवस्था में उतान सोए हैं, चौकी पर बिस्तर भी नहीं है। शरीर पर केवल 2 खादी कपड़े हैं, 2 खादी वस्त्र हैं। कोई व्यक्ति पास नहीं है। तो क्या मान लिया जाए? अगर कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान लिया जाए कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें।
लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके से थी नहीं। वहां ना तो सेवा करने वालों का अभाव था और ना ही मौत का इंतजार था, केवल वो बीमार थे। कभी बीमार ना पड़ने वाला आदमी बीमार था, और यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा आवास उदास था। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो लोगों ने कहा उनसे कि देखिए देखिए कोई आया है, बाबा देखिए कोई आपसे मिलने आया है। तो उन्होंने आंखें खोली और कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए। यानी वो मुझे पहचान नहीं सके। शरद चंद्र कौन थे वो मैंने बताया है कि उनके विद्यालय के प्राचार्य थे। तो उन्होंने कहा शरद चंद्र बैठ जाइए, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं सके। ये तो बहुत ही कड़वा सत्य था मेरे लिए। भीतर बेचैनी होने लगी। तब तक एक सज्जन कानों में जाकर उनके बताते हैं कि कौन आया है, मेरा नाम बताते हैं। फिर वो कहते हैं, भारे स्वर में कहते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, शरीर है, क्षमा कीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो इलाहाबाद या फिर दिल्ली चलेंगे, आज पुस्तकालय के लिए बैठक भी कर लेंगे। यानी उनके आवाज में वो तेजस्विता थी, वो आत्मविश्वास था, जैसा कि लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार हैं और चौकी पर लेटे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर में ऐसा 1 साल के भीतर क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन ये क्या है? संभवतः ये नियत और जिजीविषा का संघर्ष है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण कथन है, उन महत्वपूर्ण कथन के साथ आपको लेकर चल रहे हैं ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, चाहे वो कथन से हो, चाहे वो क्रमागत जो गीत पूछ लिए जाते हैं। अब तो इस बार क्रमागत गीत भी पूछे जाने लगे हैं। गीत तो पहले भी पूछे जाते, लेकिन क्रमागत पूछा जाने लगा है, तो इसलिए क्रम से सारी चीज़ें दी गई हैं और क्रम से पूरी कहानी के रूप में आप समझते चलेंगे तो पूरा का पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो संभवतः ये नियत और जिजीविषा का संघर्ष है। भाई, अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कवि दिख रहा है और उन्होंने कहा कि मारते चाहिना आम सुंदर भूने, मान वेर माझे आप बाची करे। तो ये उन्होंने कहा है। फिर आगे आप देखें कि ये सब बातें हो रही होती हैं। लेखक सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब मैं पहुंचा था तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आइए आइए बैठिए, शरीर है ना, ठीक हो जाता है, पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा, इलाहाबाद या दिल्ली जैसा आप कहेंगे चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, मकान जर्जर है। लेकिन मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। तो यह वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। मैं ये सोच ही रहा था और वहाँ के आसपास जो लोग बैठे हुए थे, जो सज्जन थे, उन सज्जनों से बातें कर रहा था, उनके विषय में जानकारी ले रहा था। और इधर मास्टर साहब जगदीश बाबू गुनगुना रहे थे। अर्धमुंदी आंखें थी कि राम नाम लड्डू, क्या गुनगुना रहे थे? गुनगुना रहे थे कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घिऊ, हरि को नाम मिश्री और घोर घोर पीऊ। फिर वो गुनगुना रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहत मानत है मन मोद, जगत चबेना काल को। फिर चहक कर कहते कि अंत काल तुम सुमिरतन गति। और फिर और मौज में आते हैं और चहक कर कहते हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तो ये चहक कर कहते हैं। खैर, ये सब होता रहा और मैंने कहा कि मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगली बार जल्दी आइएगा। तो जो साहित्यिक पुस्तकालय है वहाँ पर 24 घंटे का हर कीर्तन कराया जाएगा और वही मुद्रा, वही अधखुली आंखें, वही भाव और वही चौकी पर लेटे लेटे स्वयं से बोल रहे हैं, आत्मलीन हैं, आत्मसंबोधन कर रहे हैं।
लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर मैं हैरान था कि इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली जो धार्मिक लाइन है, इस पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में मैंने देखा नहीं था। फिर दुख हरने की जो माता सनातन भूमि की जो बात की गई है, सनातन माता से स्नेह किस तरीके से दिखाया गया, तो इसे क्या माना जाए? हारे को हरिनाम वाली स्थिति मानी जाए? मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। लेकिन फिर मन में आता है कि रेत सा तन ढह गया, लेकिन यह उनके लिए कल्पित मात्र है। उनका मन भी अभिसाहसी है, आत्मविश्वासी है। वह अपने जीवन में गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, कबीर से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ने वाले अब स्वयं को पढ़ रहे हैं। क्या स्वयं को पढ़ रहे हैं? कि अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की रास विपुल पुराण। तो वो खुद अपने को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी माता बिन आदर कौन करे, जो उनके उगती है बार बार, वो जो गुनगुना रहे हैं बार बार, उसका जो भाव है वह भाव कचोटता है। सोचते हैं कि आखिर वो किस माता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके राष्ट्र प्रेम को देखकर याद आता है कि उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। और माता है कौन? तो भारत माता है। लेकिन इस भारत माता का इस अवस्था में है, उन्हें भारत माता का मोह अभी भी है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। तो ये थके हुए यात्री हैं, अब इन्हें विश्राम चाहिए, ठहराव चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। इसीलिए माँ बिन आदर कौन करे, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये निज वापस घर लौटने की लालसा है, निज घर वापस लौटने की लालसा है। तो मास्टर साहब स्वस्थिति में हैं और बांट रहे हैं दुनिया वालों को, लोगों को, कि लड्डू लो, घी लो, मिश्रित लो, और फिर परम लाभ के लिए राम नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। तो जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, और गीत कौन सी थी? कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे। अब लग रहा है कि उसी गीत की अंतिम पंक्ति को मास्टर साहब जी रहे हैं। अंतिम पंक्ति कौन सी? किस अंतिम पंक्ति की बात की गई है? तो अंतिम पंक्ति कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। तो हम दीवानों की हस्ती गीत की ही यह पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है ये। हम दीवानों की हस्ती किसकी कविता है? हम दीवानों की हस्ती कविता किसकी है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा लिख लीजिए। यह भी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो मास्टर साहब यही भगवती चरण वर्मा की जो अंतिम पंक्ति है उसी को जी रहे हैं। माता बिना आदर कौन करे। अब वो माता की गोद में जाना चाहते हैं, भारत माता की गोद, प्रकृत माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं
और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। भौतिक जीवन की माता है। अब यहाँ पर जो कथन है वो ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो सकती हैं, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। तो यह भी जो कथन है, यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मास्टर साहब को सबसे पहले मैंने एक प्रभात फेरी में देखा था, उसमें लोग गा रहे थे। और कौन सा प्रभात फेरी में गीत चल रहा था? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उठ जाग मुसाफिर कविता किसकी है, उठ जाग मुसाफिर कविता किसकी है? जो यहाँ पर शीर्षक लिया गया उठ जाग मुसाफिर, यह शीर्षक किसकी कविता से लिया गया है? उठ जाग मुसाफिर शीर्षक कविता लिया गया बंशीधर शुक्ल की कविता से। बंशीधर शुक्ल, बंशीधर शुक्ल लिख लीजिए, बंशीधर शुक्ल, बंशीधर शुक्ल लिख लिया आपने। ये जो तथ्य हैं इन्हें जरूर आप लोग लिखते चले। जैसे मैंने भगवती चरण वर्मा की पंक्ति आपको बता दी, हम दीवानों की क्या हस्ती। ऐसे उठ जाग मुसाफिर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शीर्षक ही है। तो ये कविता किसकी है? बंशीधर शुक्ल की, बंशीधर शुक्ल की। लिख लिया, बंशीधर शुक्ल। अब आगे बढ़ते हैं। तो वह गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत था। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का वह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य वेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर से फूट पड़ी हो कि माता बिना आदर कौन करे। जन्मदात्री माँ, जन्मदात्री जो माँ है, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई है। और ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक है। ऐसे जो भाव रूपांतर हैं वो भाव रूपांतर क्या है? स्वाभाविक है। इस तरीके से भाव रूपांतर हो सकता है। और आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण की गीत की पहली कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि इसमें राष्ट्रीय अर्थ में एक नई व्याख्या दी गई। मास्टर साहब पहले गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात की गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का, गाफिल होने का, सोए रहने का पाप किया है, जिसकी करनी की आज भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्ति में जगने और एकजुट होने की बात की गई है। अंत में कहा गया है कि जब खेती चिड़िया चुग डारी फिर पछताए क्या होवत है। तो ये अंतिम में कहा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फिर भारत माता के बारे में कहा गया कि कोई भारत माता का भगत भी है, तो कोई भारत माता का सिंह भी है। तो क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंकता है। तो फांसी पर जाते वक्त गीत गाता है, विदा कर दो मुझे माता। और इतना ही नहीं, वहीं अगर साहित्य में देखते हैं तो सिंहों की मांद में आया आज सियार, जागो नगपति जागो विशाल। अगर मूल कविता में जाएंगे तो मेरे नगपति मेरे विशाल है, ध्यान रखना, मेरे नगपति मेरे विशाल है। जब मूल कविता में आप जाएंगे तब, क्योंकि मेरे नगपति मेरे विशाल आप देखेंगे तो अलग हो जाएगा। यह मेरे जागो नगपति कहा गया है। बीती विभावरी जागरी, डूबत भारत अनाथ वेगी अब जागो। तो इन सब पंक्तियों का उदाहरण दिया गया है।
अब अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि डूबत भारत नाथ वेगी अब जागो, अगर निबंध आपने पढ़ा है तो ज़रूर बताएं कि यह पंक्ति किसकी है, क्योंकि निबंध में लिखा हुआ है, निबंध में उस पंक्तिकार का नाम भी दिया गया है कि सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया था, शुरुआत इन्होंने ही की थी। चलिए नहीं पता है तो लिख लीजिए, भारतेंदु ने शुरुआत की थी और ये पंक्ति किसकी है, तो भारतेंदु की है। लेकिन उन्होंने तो परमात्मा को ही पुकार लगा दिया, लेकिन उनकी प्रभात फेरी की गीत आत्म बलिदान की मंजिल तक पहुंचती है। उनकी प्रभात फेरी की जो गीत है वो आत्म बलिदान की मंजिल तक पहुंचती है और कहते हैं क्या है कि वंदनी माँ को ना भूलो, वंदनी माँ को ना भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलिशीस अगणित, एक सिर मेरा ले, एक सिर मिला लो। तो यह पंक्ति है उनकी। वैसे यह पंक्ति है किसकी कि वंदनी माँ को ना भूलो, राग में जब मत झूलो। तो यहाँ पर यह पंक्ति किसकी है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है ये पंक्तियाँ किसकी, ये दोनों पंक्ति किसकी है? नहीं पता है, लिख लीजिए, सोहन लाल द्विवेदी। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्राइमरी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, या आप किसी विद्यालय में हैं तो ज़रूर आप जानते होंगे। भाई सोहन लाल द्विवेदी की तमाम कविताएं हैं। सोहन लाल द्विवेदी की जो कविता है प्रकृत संदेश, कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, तो ये भी तो सोहन लाल द्विवेदी का है। तो ये सब कविताएं आप लोग ध्यान रखा करें। आगे आते हैं तो यहाँ पर वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूरे हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच ओट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया, ओट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो गए, मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी, लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा गा कर, नाच कर झूम रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, अब हो नाचो बहुत गोपाल। अब देखेंगे यहाँ पर भी यह पंक्ति प्रयोग की गई है। तो इस तरीके से परीक्षा में भी प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अब हो नाचो बहुत गोपाल रचना किसकी है, रचना किसकी है, या किस निबंध में अब हो नाचो बहुत गोपाल किस निबंध में प्रयोग किया गया है, या ये पंक्ति किसकी है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, और कैसे प्रश्न बनेंगे और रात में लाइव कक्षा में आपको हम प्रश्न के माध्यम से जरूर कराएंगे, जैसा कि डेली आप करते चले आ रहे हैं। तो अब मास्टर जैसा बलिदानी स्वाभिमानी किससे जगाए, पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश तो आना ही है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश तो आना ही है। जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सब का तन। ये पंक्ति किसकी है, कितने लोगों को पता है ये पंक्ति किसकी है? जितने लोग आप लोगों में से लेक्चर देख रहे हैं, भाई आप लोग प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया जरूर अपनी व्यक्त किया करें। आप लोग एक एक पंक्ति आपसे पूछी जा रही है, एक एक पंक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त करें। ये पंक्ति किसकी है? चलिए आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आपको बचपन की याद दिला दें कि यह पंक्ति उस कवि की है जिसको आपने बचपन में पढ़ा है,
जिसकी विनती आपने की है, जिसकी प्रार्थनाएं आपने परीक्षाओं अपने छोटे छोटे विद्यालयों में की है। विनती विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। पढ़ा है? यादें कुछ ताज़ा हुई? नहीं पढ़ा तो ये कविता तो जरूर पढ़ा होगा, जो सरस्वती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक में छपा था कि पके पके क्या आम रसीले, हरे लाल हैं नीले पीले। आंधी अगर कभी आ जाती, आम हजारों पीट गिराती। इनको लेकर चलो ताल पर, वहाँ खूब पानी से धोकर 150 तक खाएंगे हम, आज न भोजन पाएंगे हम। ये उसी कवि की पंक्ति है कि जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन। जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मन्नन द्विवेदी के इस कविता की अंतिम पंक्ति मास्टर साहब के लिए सही प्रतीत होती है कि ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। मुझे नहीं याद था कि मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है उनका। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ पर देखने या पढ़ने से पहले पता था या नहीं। ये मन्नन द्विवेदी की है, मन्नन द्विवेदी की पंक्ति है और इसी कविता की अंतिम पंक्ति है कि ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिनके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। और जो मैंने बताया विनती कविता, आम रसीले, ये सब मन्नन द्विवेदी की ही कविता है। यह है माता मातृभूमि, जन्मभूमि स्वर्ग लोक से भी प्यारी। एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है और इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। इसी के सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे। आखिर माता बिन आदर कौन करे में भाव क्या है? तो इसमें धन्यता का भाव है। एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। यह एक मंत्र है, माता बिन आदर कौन करे। यह सुमिरन है, भजन है, कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। जीवन साधना का सार है, संसार का आश्रयहार है और प्राश्रम जीवन की जीत है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और फिर आगे देखते हैं दो और महत्वपूर्ण कथन कि जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब सो रहा, भीतर बकवासी प्रपंच इस सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट, कुसमय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंताभ्यास की फलश्रुति होती हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन यहाँ पर दिए गए, इन कथनों को आप ध्यान रखिएगा। वैसे खैर हम लोग लाइव कक्षा में इस पर आधारित जितनी भी चीज़ें हैं वो बात करेंगे। यहाँ पर पूरा मैंने निबंध दे दिया है, उठ जाग मुसाफिर पूरा का पूरा निबंध इस फाइल में है। अगर आपको चाहिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की ये वीडियो पब्लिश है, आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके और भी मित्रों को इससे लाभ मिल सके। और आपको भी अगर इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए, जिससे कि अभी आपने पूरा वीडियो देखा, तो आप हमारे नंबर पर विवेकी राय निबंध का PDF लिखकर व्हाट्सएप कर दें। नंबर जो 8052 वाला लिखा हुआ है, 805258 लिखा हुआ है 4004, इसी नंबर पर विवेकी राय या उठ जाग मुसाफिर निबंध PDF, तो भी आपको इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी दो निबंध, एक शिव शंभू के चिट्ठे और दूसरा चंद्र शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज, ये दो निबंध का लेक्चर और आप लोगों को मिलेगा। और इन्हीं निबंधों पर आधारित रात में 9 बजे
लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोगों ने वीडियो को देखा, अंत तक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, पब्लिश करते रहें, ताकि और सारे लोग आपके हिंदी साहित्य के जो साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।